वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। हम पढ़ने वाले इरिगेशन इंजीनियरिंग और इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर जो हमारी आज की टॉपिक है उस टॉपिक का नाम पढ़िए, अपलिफ्ट प्रेशर एट फ्लोर ऑफ हाइड्रायूलिक स्ट्रक्चर। अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है, मैंने आपको ग्रेविटी डैम वाला जब चैप्टर हमने पढ़ाया था वहां पर मैंने आपको समझा रखा था कि अपलिफ्ट प्रेशर होती क्यों है आखिर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, अपलिफ्ट प्रेशर एट फ्लोर ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो फ्लोर वाला टर्म है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस फ्लोर ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ये आपको समझनी होगी। तो ये समझाएंगे। यहाँ पे देखिए फोटो आपको दिख रहा है, इट इज वन टाइप ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपको आपको मैंने बताया था, दिस इज ए एक्वेडक्ट। ये क्या है, एक्वेडक्ट। एक्वेडक्ट क्या होता है, जहाँ पे कैनाल ऊपर से जाती है एंड रिवर नीचे से जा रही है। इट इज ए टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, सीडी वर्क है ना। यहाँ पे कैनाल ऊपर से जा रही है और नीचे से रिवर जा रही है। यहाँ पे देखिए आपको कैनाल ट्रांजिशन के बारे में भी सब कुछ दिखेगा। इट इज अ परफेक्ट फिगर व्हाट वी हैव। ठीक है, तो इसी में मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा अभी। ओके, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको बेसिक याद दिलवा देता हूँ, अपलिफ्ट प्रेशर लगता कैसा है। जैसा आपने डैम देखा था, ये मान लो आपने डैम देखा था, तो डैम के बेस पे मैंने आपको क्या बोला था कि जब सीपेज हो रहा है, ठीक है, ये अपस्ट्रीम वाटर, दिस इज लेट्स सपोज डाउनस्ट्रीम वाटर। जब सीपेज हो रहा है, ये जो डैम है ये किसके ऊपर हो सकता है, मिट्टी के ऊपर है। अब मिट्टी भी जो है, सॉइल जो है वो हो सकती है कोर्स ग्रेन सॉइल हो या फिर फाइन ग्रेन सॉइल हो, या फिर वो स्टोन स्ट्राटा है, रॉकी स्ट्राटा है। तो रॉकी स्ट्राटा में तो सीपेज होगा नहीं क्योंकि इम्परमिएबल है, सीपेज होगा ही नहीं। तो सीपेज होगा ही नहीं तो सॉइल के अंदर यहाँ पे पानी होगी ही नहीं, है ना। वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर पार्टिकल्स होंगे ही नहीं। अगर वाटर पार्टिकल होंगे नहीं तो वाटर प्रेशर कैसे लगाएगा। एक्चुअली ये अपलिफ्ट प्रेशर का क्या सिनेरियो है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रखा है, पानी किस तरह से प्रेशर लगाता है। कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेशर जो लगती है ना, वो इन्फिनाइट डायरेक्शन में लगता है, जिधर मन तिधर, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। अब इन इन्फिनाइट डायरेक्शन में से जो हमारा कंसर्न डायरेक्शन है, जो कि बेस के नॉर्मल इस तरह से, इस डायरेक्शन में जो प्रेशर लगती है वो हम निकालते हैं। ये प्रेशर कौन लगा रहा है, सॉइल के अंदर जो वॉइड के अंदर जो वाटर है वो वाटर लगा रहा है प्रेशर, दैट प्रेशर इज अपलिफ्ट प्रेशर। अब ये सॉइल में वहां पे वाटर आई कहाँ से, सीपेज के माध्यम से। हो सकता है इधर से सीपेज हो गया हो, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सीपेज हेड अवेलेबल यहाँ पे, ये हेड डिफरेंस जो होगी, ठीक है, मतलब अपस्ट्रीम वाटर लेवल एंड डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल के बीच में जो हेड डिफरेंस होगी, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर सीपेज। एंड उस सीपेज के कारण आपके सॉइल में वहाँ पानी जाएगा, सॉइल आपका सैचुरेट हो जाएगा, सो वो सीपेज फोर्स लगा देगा। हो सकता है या फिर ऐसा होगा, ग्राउंड वाटर टेबल इधर कहीं नीचे थी, ये उठ के ऊपर आ गई हो, ग्राउंड वाटर टेबल है ना इधर, तो ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आ गई, इसका मतलब ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जितने भी सॉइल है वो सारे सैचुरेटेड है कि नहीं, मतलब वॉइड्स में पानी है कि नहीं, तो वो सीपेज प्रेशर लगा देगा, सॉरी अपलिफ्ट प्रेशर आपको लगा देगा डैम के बेस के ऊपर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे। अब इसके कारण बेसिकली होता क्या है, सॉइल मैकेनिक्स को याद करिए। सॉइल मैकेनिक्स में मैंने आपको बताया था इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाती है। इफेक्टिव स्ट्रेस जब कम हो जाती है मतलब सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम हो रही है, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल रेड्यूसेस क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीजेस। समझ गए, बियरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है। तो इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है, अपलिफ्ट प्रेशर अगर नीचे से आ रही है, मतलब वो सॉइल सैचुरेट हो गया है, वहां से अपलिफ्ट प्रेशर लगा रहा है सॉइल, तो अल्टीमेटली आप ये देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी कम हो रही थी। हमने ये सारा कुछ एनालिसिस कर रखा है करस्पॉन्डिंग टू डैम, है ना। तो ये वही अपलिफ्ट प्रेशर है, वो अब यहाँ पे लगेगी फ्लोर के ऊपर। किसके ऊपर, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के फ्लोर के ऊपर। अब चलो मैं आपको एक चीज इमेजिनेशन करवाता हूँ कि ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का फ्लोर होता कहाँ है। देखिए ये जैसे कंप्लीट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, तो इस पर्टिकुलर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के केस में आप यहाँ पे देखिए जो कैनाल है ये आपका ऊपर से निकल रहा है, ठीक है, और जो रिवर है वो नीचे से निकल रही है, नेचुरल ड्रेनेज। तो दो ड्रेनेज यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है, कैनाल ऊपर से, नेचुरल ड्रेनेज नीचे से। और देखिए आप यहाँ पे एक चीज और देख पाएंगे, कैनाल का अपना एक फ्री सरफेस है दिख रहा है, नेचुरल ड्रेनेज का अपना एक फ्री सरफेस है। तो दोनों में जो फ्लो हो रही है वो ड्यू टू ग्रेविटी हो रही है और किसी भी तरह का प्रेशर फ्लो का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, दोनों ही ड्रेनेज में आपका फ्री सरफेस है। दिस इज ऑल्सो वन कंडीशन ऑफ ए कैनाल मीन्स एक्वेडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्वेडक्ट है,
तो इसी तरह का दो स्ट्रक्चर हो सकता था, मैंने आपको बोला जब कैनाल ऊपर से आपको पास करवाना है। तो एक था एक्वेडक्ट, दूसरा था साइफन एक्वेडक्ट। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्वेडक्ट। और साइफन एक्वेडक्ट के केस में प्रेशराइज्ड फ्लो हो जाती है, ठीक है। साइफन एक्वेडक्ट के केस में प्रेशराइज्ड फ्लो हो जाती है। ये सब चीज मैंने आपको बता रखा है, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, हो सकता है शायद कोई नया बच्चा देख ले, ठीक है। तो देखो भाई अब क्या करना है, वेयर इज द फ्लोर ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। ये जो कंप्लीट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आपको इतना बड़ा दिख रहा है ना, ठीक है, ब्रिज जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये जो बनाई गई है, तो जहां पे ये नेचुरल रिवर है, जिस लोकेशन पे ये ड्रेनेज जो है नेचुरल ड्रेनेज, वहां पर ऐसा ही नहीं है कि नेचुरल ड्रेनेज अपना नेचुरल बेड पे, जो उसका नेचुरल सॉइल बेड था उसी पे फ्लो होके निकल रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। वहां पे हम एक फ्लोर बनाए हैं, जैसे फर्श होता है। फ्लोर मतलब क्या होता है? फर्श। आप जैसे आप खड़े हो अभी अपने रूम में, बैठे हो, अपना तुम आप पैर रखे होगे किस पे रखे हो? फ्लोर के ऊपर। तो उसी तरह का फ्लोर बनाया जाता है, उस कंप्लीट फ्लोर के ऊपर ये स्ट्रक्चर है ना। वो फ्लोर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि वो फ्लोर के ऊपर नदी का पानी बह रही है ना। तो यहाँ पे जो फ्लोर होगा माय डियर, अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा विजुअलाइज करवाऊं, यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ ये दिख रहा होगा, ये बाउंड्री तो दिख ही रहा है हमको। देखिए यहाँ से ऐसा, ये देखिए ऐसा, ठीक है, इस तरह का कुछ विजुअलाइज करिएगा, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा 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 इमेजिन करिए, इमेजिन करते चलिए। ये मैं अंदर बना रहा हूँ, ठीक है, अंदर बना रहा हूँ ड्राइंग को, आप इमेजिन करते चलना। ऐसा, ये अंदर ऐसा होगा, एक पर्टिकुलर थिकनेस होगी इसकी, ऐसा, फिर ये ऐसा इधर से ऐसे कनेक्ट कर लो, समझ रहे हैं? इस तरह का एक स्लैब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्टिकुलर थिकनेस टी। ये पूरा ये पानी के अंदर सबमर्ज्ड है अभी, और इसे ही हम कहते हैं फ्लोर। ये हो सकती है आपके कंक्रीट की हो, ब्रिक मेसनरी की हो, कुछ भी एक बढ़िया मटेरियल को यूज करके हम ये फ्लोर बनाते हैं। अब इस फ्लोर के ऊपर ये पूरा इस लोकेशन पे ये एक्वेडक्ट है, ठीक है, ये पूरा किसके ऊपर है? फ्लोर के लोकेशन पे। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? अपलिफ्ट प्रेशर एट फ्लोर ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, इसका जो यहाँ पे फ्लोर है, इस पे अपलिफ्ट प्रेशर नीचे से लग रही होगी यहाँ पे, ठीक है। मतलब नीचे इमेजिन करना, सॉइल के नीचे, मतलब ये पानी के सब कुछ नीचे है, पानी के नीचे अपलिफ्ट प्रेशर लग सकता है उस फ्लोर के ऊपर। समझिए बात को, इस फ्लोर के ऊपर अपलिफ्ट प्रेशर लग सकती है। अब इस अपलिफ्ट प्रेशर के कारण हो सकता है ये फ्लोर आपका डैमेज हो जाए, हो सकता है ये फ्लोर आपका डैमेज हो जाए। इसलिए हमको क्या करना है? इस फ्लोर का सेफ्टी एनालिसिस करना होता है, और इस फ्लोर का जो थिकनेस है टी, है ना, कि व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ फ्लोर, व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ फ्लोर, है ना, थिकनेस ऑफ फ्लोर, ये हमको निकालनी होती है, ये हमको डिजाइन करना होता है। तो इसी के बारे में हमको स्टडी करना है। इससे रिलेटेड दो क्रिटिकल कंडीशंस है। तो वो दो क्रिटिकल कंडीशंस क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उन दो क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर में आपका ये फ्लोर का फेलियर होने का चांसेस ज्यादा होता है। क्योंकि क्रिटिकल कहने का मतलब है अपलिफ्ट प्रेशर अपने मैक्सिमम पे हो, अपलिफ्ट प्रेशर जो होगा वो अपने मैक्सिमम पे होगा। समझ गए बात को? ठीक है, तो वो दो क्रिटिकल कंडीशंस को देखेंगे। देखिए गेट एग्जामिनेशन में एक बढ़िया न्यूमेरिकल पूछा गया था इस टॉपिक से रिलेटेड, और वो न्यूमेरिकल आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करवा देगा, ठीक है। तो हम उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए, आपको अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी आपको क्या करना है, ये हेडिंग डाल दीजिए, आप ये हेडिंग डाल दीजिए, अपलिफ्ट प्रेशर एट फ्लोर ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हेडिंग डाल दीजिए। ये आपने फ्लोर का इमेजिनेशन कर लिया। हर जगह जो भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाएंगे वहां पे फ्लोर होगा, फ्लोर हम बनाते हैं, और फ्लोर पे अपलिफ्ट प्रेशर लगता ही लगता है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके अपना करेंगे, आगे भी डिजाइन करते रहेंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को देखिए, आपने अभी हेडिंग डाला हुआ है, समझा हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को लिखना है। दिस इज योर पॉइंट 1, दिस इज योर पॉइंट 2। लेकिन अभी रुक जाइए, अभी इन दोनों पॉइंट को नहीं लिखिएगा, आप यहाँ से यहाँ तक को लिखिए। अपने कॉपी पे वो हेडिंग डालने के बाद यहाँ से यहाँ तक को लिखिए। इस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है।
अभी नीचे वाला पॉइंट को आपको नहीं लिखना है, वो हम बाद में लिखेंगे। द फ्लोर ऑफ एक्वेडक्ट, हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्वेडक्ट या फिर साइफन एक्वेडक्ट का फ्लोर के बारे में। अच्छा, एक्वेडक्ट या फिर साइफन एक्वेडक्ट का फ्लोर के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये फ्लोर आपका कैसा दिखेगा। चलो ये फ्लोर भी समझ लो। साइफन एक्वेडक्ट और एक्वेडक्ट के केस में, दोनों केस में अलग अलग फ्लोर होगी। देखना, अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसके बारे में, एक्वेडक्ट के बारे में, नॉर्मल एक्वेडक्ट के बारे में, तो याद करो जो नॉर्मल एक्वेडक्ट बताया था, उस केस में जो फ्लोर होगा, ये मान लो रिवर है, मतलब इधर से रिवर फ्लो होके आ रही है, दिस इज योर रिवर, ऐसे फ्लो होके आ रही है, और ये रिवर का नेचुरल बेड था, दिस इज योर नेचुरल बेड ऑफ रिवर, नेचुरल बेड, ठीक है, ये नेचुरल बेड है। तो अभी हमको जिस लोकेशन से कैनाल को ऊपर से पास करवाना है, उसी के नीचे होगा फ्लोर, उसी के नीचे होगा फ्लोर। तो इन केस ऑफ एक्वेडक्ट याद करिए, मैंने कुछ बोला था क्या ऐसा कि ऐसा डिप्रेस होके निकलेगा, ऐसा वैसा कुछ भी तो नहीं बोला था। तो यहाँ पे जो फ्लोर होगी, अगर मैं आपको दिखाऊं माय डियर, ये फ्लोर इसी लेवल पे होगी, ऐसा एक फ्लोर होगी, ठीक है, जो कि ये रिवर का बेड लेवल ही होगा, है ना। फिर यहाँ से अगेन बेड लेवल, आपका ये नेचुरल बेड ऑफ रिवर ऐसा हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब, इसको अगर एक लाइन में दिखाऊं, मतलब ये नीचे ऐसे फ्लोर का थिकनेस होगा ऐसा, ठीक है, दिस विल बी योर फ्लोर। ये आपका ग्राउंड लेवल होगा, नेचुरल बेड लेवल कहने का मतलब है ग्राउंड लेवल। इसको अगर मैं ऐसे दिखाऊं, सिंपली आप इमेजिन करना ऐसा, मतलब अगर सेक्शन दिखाऊं तो ये नेचुरल बेड लेवल रिवर का, फिर यहाँ पे कहीं पे फ्लोर है ऐसा, ए पर्टिकुलर फ्लोर थिकनेस, बस ये कंक्रीट मास ऐसा होगा, तो ये हो जाएगा आपका फ्लोर, दिस इज योर फ्लोर। फिर ये नेचुरल बेड लेवल, मतलब वाटर आएगी रिवर की, अपनी फ्लो होके निकल गई, मतलब ऐसा रिवर का डेप्थ वाटर आया, फ्लो होके निकल गया फ्लोर के ऊपर से, और इस फ्लोर के ऊपर से आपका ब्रिज का पियर वगैरह गया होगा, ठीक है, जो कि ऊपर में एक्वेडक्ट होगी, उसमें से कैनाल का पानी जा रहा होगा। समझ रहे बात को, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल एक्वेडक्ट के केस में है, नॉर्मल एक्वेडक्ट। अगर मैं साइफन एक्वेडक्ट का केस में बात करूं, तो डिप्रेस्ड फ्लोर हम डालते हैं, डिप्रेस हम करवाते हैं। हमने आपको बोला था, हम साइफन एक्वेडक्ट जब भी बनाएंगे, हम क्या करेंगे, जमीन को क्या करते थे, जो मतलब मान लो ऊपर में जहाँ पे कैनाल, यहाँ ऊपर में कैनाल लेके जाना, और नीचे से जो रिवर आपकी जाएगी, ठीक है, तो कैनाल के नीचे वाला जो जमीन है, ठीक है, उसमें रिवर बेड में हम क्या करते थे, ये नेचुरल रिवर बेड था, फिर हम ऐसा एक डिप्रेशन प्रोवाइड करते थे, ठीक है, ऐसा, फिर ये नेचुरल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाती थी, ऐसा ये रिवर बेड अब हो जाता था। तो यहाँ पे जो आप फ्लोर बनाओगे, इमेजिन करो, क्या वो फ्लोर ऐसा नहीं दिख रहा आपको, ऐसा कुछ ऐसा आया, फिर मान लो कुछ थोड़ा सा वर्टिकल ऐसा, फिर ऐसा कुछ, है ना, ये फ्लोर कुछ आपको ऐसा नहीं दिखेगा। देखिए फ्लोर का ये थिकनेस, तो यहाँ पे फ्लोर जो है ना, डिप्रेस्ड फ्लोर हम यूज करेंगे। तो जहाँ पर भी आपको ड्राइंग में डिप्रेस्ड फ्लोर इस तरह से ऐसा ऐसा दिखाया जाए, तो आप समझ जाओ वो साइफन का फ्लोर है, साइफन एक्वेडक्ट का फ्लोर है। जहाँ पर भी फ्लोर आपको ऐसा एकदम फ्लैट ऐसा दिखा दिया, तो समझ जाओ वो नॉर्मल एक्वेडक्ट का फ्लोर है। समझ गए बात को, क्लासिफाई कर लोगे अब, ठीक है। चलो भाई, तो ये होता है फ्लोर। तो फ्लोर दोनों केस में होंगे, नो प्रॉब्लम, फ्लोर होगा दोनों केस में। चलिए अब ये स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ते हैं, जो स्टेटमेंट हमने आपको पहले, इससे पहले पढ़ने के लिए हमने बोला था, जो पढ़ना है आपको। द फ्लोर ऑफ द एक्वेडक्ट और साइफन एक्वेडक्ट इज सब्जेक्टेड टू अपलिफ्ट ड्यू टू टू केसेस। यहाँ पे दो केसेस हैं, एक एक करके देखेंगे। तो पहला केस 1 देखेंगे, फिर बाद में केस 2 देखेंगे। तो पहले केस 1 पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये केस 1 को पढ़िए, स्टेटमेंट क्या है, अपलिफ्ट ड्यू टू वाटर टेबल। अपलिफ्ट किसके कारण है, ड्यू टू वाटर टेबल। दिस फोर्स एक्ट्स वेयर द बॉटम फ्लोर इज depressed below the drainage bed. Bottom floor is depressed below the drainage bed, especially in siphon aqueduct. बोला मैंने ड्रेनेज बेड ये है, तो लेकिन साइफन एक्वेडक्ट के केस में जो फ्लोर होगी वो कुछ ऐसे होगी। तो डिप्रेस्ड फ्लोर आपको देखने को मिलता है साइफन एक्वेडक्ट के केस में, स्पेशली इन साइफन एक्वेडक्ट, फुल स्टॉप। The maximum uplift under the worst condition would occur when there is no water flowing in the drain। मतलब ये ड्रेन, इसमें कोई पानी नहीं है,
and water table had risen up to the drainage bed. समझो बात को, ये क्या कह रहा है, समझिए बात को। लिख लो इतना स्टेटमेंट, फिर मैं आपको अभी समझाता हूँ स्टेटमेंट, व्हाट दिस स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। लुक, अच्छा ये फिगर में मेरे को भी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये ग्रीन रेड ब्लू आ रही है। एक्चुअली क्या है, मैं बोला हमारे पास ज़्यादा वो तामझाम वाला सिस्टम होता नहीं है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम फ्री में पढ़ा रहे हैं। पैसा अगर ले भी रहे हैं तो बहुत कम ले रहे हैं। उसमें से भी आप लोगों को लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा होगा अंदर अंदर, ठीक है। तो इसलिए कुछ आते हैं, कोई एनरोल करते हैं, नहीं आते हैं। तो मैं तो चलो भाई ठीक है, जिसको एनरोल करना है करिए, जिसको नहीं करना है नहीं करिए, और क्या। तो इसलिए मेरे पास उतना हाईली क्या बोलते हैं डिजिटलाइज्ड इक्विपमेंट नहीं है। एक बढ़िया सा अच्छा सा लैपटॉप है, लेकिन फिर भी वो उसका काम नहीं करता है, लाइटिंग वाइटिंग उतना स्टूडियो नहीं है, ठीक है। चलो अब छोड़ो ये सब, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। कहने का मतलब यही है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। नॉलेज के ऊपर फोकस करिए, व्हाट यू आर कैप्चरिंग, फोकस ऑन दैट, ओके। तो लुक ये व्हाट इट इज ट्राइंग टू से इज, लेट्स सपोज दिस इज योर बेड ऑफ नेचुरल रिवर, दिस इज योर बेड ऑफ नेचुरल रिवर। मतलब आपका नदी जो है इसके ऊपर से ऐसे फ्लो होके आ रही थी, ऊपर से कैनाल को आपको गुजारना है, ऊपर से कैनाल को गुजारना है, ठीक है। क्योंकि एक्वेडक्ट वाला या साइफन एक्वेडक्ट वाला केस है, लेकिन यहाँ पे हम साइफन एक्वेडक्ट का बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि नदी ऐसे फ्लो होके आ रही थी, तो ये स्ट्रीम का बेड लेवल है, SBL, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रीम बेड लेवल। तो मान लो इस लोकेशन पे ऊपर में कैनाल है, तो इसके नीचे हमको फ्लोर बनानी होगी यहाँ पे, है ना। मतलब इस लोकेशन पे ऊपर कैनाल, मतलब कैनाल ऐसे फ्लो होके निकलेगा, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, कैनाल को ऊपर फ्लो करवा के निकालनी है। इमेजिन करते चलिए, आपकी इमेजिनेशन पावर यहाँ पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, डिप्रेस्ड फ्लोर को बनाते हैं, है ना। हम यहाँ पे डिप्रेस्ड फ्लोर को बनाते हैं। अब वो डिप्रेस्ड फ्लोर कैसे बनता है देखिए, तो यहाँ पे देखिए, ये फोटो को मैंने वापस लेते आया ताकि आपको समझ में आए। ये जो फ्लोर हम बनाएंगे कहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे देखो, इधर से नदी जा रही है, तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, मान लो यहाँ से नीचे शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ तो ये एक्वेडक्ट है, लेकिन इमेजिन करना ये साइफन एक्वेडक्ट का मैं बना रहा हूँ, तो डिप्रेस करके बनाना होगा। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जब साइफन एक्वेडक्ट के केस में हमको करना होता, तो इस लोकेशन पे हम मिट्टी खोल देंगे, गड्ढा कर देंगे। किससे ज़्यादा, जो स्ट्रीम का बेड लेवल है, मतलब इस नदी का जो बेड लेवल होगा उससे उसके नीचे मिट्टी को खोलेंगे, गड्ढा करेंगे, समझ गए। गड्ढा किए, गड्ढा करने के बाद यहाँ पर हम कंक्रीट का फ्लोर बनाएंगे, यहाँ पर हम कंक्रीट का फ्लोर बनाएंगे। तो यहाँ नीचे आपको एक कंक्रीट का फ्लोर एक पर्टिकुलर थिकनेस का आपको दिखेगा यहाँ तक। फिर वो नीचे आप बना रहे हो गड्ढा करने के बाद, फिर वहाँ से आपको नेचुरल बेड लेवल जो इस नदी का है वो कुछ ऐसा है, देखो याद करो, इस लेवल ये आपका नेचुरल बेड लेवल इस नदी का। अब इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे ऐसे इस तरह से एक स्लोपिंग बना के, समझे, एक स्लोपिंग बना के इस नेचुरल बेड लेवल पे अगेन वापस आ जाती है। तो अब इमेजिन करना, जो नदी का पानी होगा, अच्छा उससे पहले और एक चीज याद रखो, यहाँ पे जो हमने गड्ढा किया तो इधर भी एक दीवार बनाते हैं, है ना, फॉर प्रोटेक्शन, ओके। यहाँ भी एक दीवार बना देते हैं ऐसा, ओके, एक दीवार बना देते हैं। तो यहाँ से अब क्या होगा, पानी का सबसे पहले इस तरह से वर्टिकल ड्रॉप होगा, समझिए, पानी ऐसे आएगी, फिर फ्लो करेगी और ऐसे फ्लो करके फिर अपने नेचुरल हाइट को अचीव करेगी और फ्लो करेगी अंदर, समझ रहे हो, ऐसा ये वाला सिस्टम था। तो ये होगा फ्लोर आपका। सो दिस इज योर फ्लोर ऑफ दैट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। नीचे में इस तरह से प्रोफाइल होगी, ठीक है, इसके नीचे जो फ्लोर होगा उसका प्रोफाइल इस तरह से होगा। तो यहाँ पे ये जो है इसे वर्टिकल ड्रॉप कहा जाता है, जो कि हम कैनाल में पढ़ेंगे, आपने नाम सुना होगा शारदा फॉल, ठीक है। तो वो एक तरह का वर्टिकल ड्रॉप। फिर यहाँ जो इंक्लाइंड ऐसे इंक्लिनेशन हम देते हैं, इसको हम ग्लेसिस कहते हैं, इसे ग्लेसिस कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए स्पेशल नेम है। इस तरह का स्लोप्ड प्रोफाइल जो होगा, स्लोप्ड स्लैब, उसे हम ग्लेसिस कहते हैं, ग्लेसिस। एंड ये जो होगी वर्टिकल ड्रॉप।
पानी आपका सीधा वर्टिकली ड्रॉप करेगा। तो ये हो गया आपका फ्लोर, दिस इज योर फ्लोर। और ये किस तरह का फ्लोर है? डिप्रेस्ड फ्लोर। डिप्रेस्ड फ्लोर किस केस में दे रहा है? कैनाल, सॉरी, साइफन एक्वेडक्ट, साइफन एक्वेडक्ट के केस में ये दे रहा है। समझ गए? इस तरह का फ्लोर हम किस केस में बनाएंगे? साइफन एक्वेडक्ट के केस में। अगर मान लीजिए नॉर्मल एक्वेडक्ट होता, मतलब जैसा यहाँ पर है, तो इस केस में जो आपका फ्लोर होता है ये नीचे ना होके ऐसे ही सीधा कनेक्टिंग होता है, एक पर्टिकुलर थिकनेस का स्लैब आप दे देते ऊपर ही ऊपर, ऐसा मतलब वो नेचुरल बेड लेवल के अकॉर्डिंग ही होता है ना, हमको डिप्रेस वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट अभी आपने पढ़ा है, दैट स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग योर व्हाट? रिगार्डिंग योर दिस साइफन एक्वेडक्ट का जो डिप्रेस्ड फ्लोर होता है उसके रिगार्डिंग है। उसमें ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मैक्सिमम अपलिफ्ट इस फ्लोर पे अपलिफ्ट प्रेशर नीचे का सॉइल जो है, सॉइल के ऊपर ये रेस्ट कर रहा है ना ये फ्लोर, तो नीचे जो सॉइल में पानी होंगे उसके कारण अपलिफ्ट लग रहा होगा। अब कह रहा है कि मैक्सिमम अपलिफ्ट कब लगेगा? व्हेन मैक्सिमम अपलिफ्ट विल बी एक्टिंग। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको कंडीशन दिया गया, उसने कंडीशन ये बोला है मैक्सिमम अपलिफ्ट तब लगेगा जब इस नदी में पानी फ्लो नहीं कर रहा है। जो नीचे वाला नदी है, ये वाला नदी है, ठीक है, ये जो नदी है इसमें वाटर नहीं है, नो वाटर इन रिवर, या फिर पानी कम है ऐसा, तो मतलब नदी सूखा हुआ है, पानी आपका नदी में नहीं है, पहला केस। दूसरी बात ये कर रहा है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है, इस सिस्टम के नीचे ग्राउंड वाटर टेबल होगा, तो ग्राउंड वाटर टेबल राइज होके ऊपर उठ के यार ये प्रॉब्लम कर रहा है, देखो अब देखो, अब शायद ठीक रहेगा। जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो ऊपर उठ के सीधा कहाँ पे आ गई है? वो आ गई है सीधा स्ट्रीम बेड लेवल पे, यहाँ पे आ गई है। रिवर का जो बेड लेवल था यहाँ पे आ गई है आपका GWT, ग्राउंड वाटर टेबल। रिवर का जो बेड लेवल है वहां पे नीचे से ग्राउंड वाटर टेबल उठ के रिवर के बेड लेवल तक ग्राउंड वाटर टेबल आपका पहुंच गया, ठीक है, और नदी में पानी नहीं है। तो ऐसा कोई कंडीशन जब अचीव होगा, जो भी आपने फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया है, उस केस में ऐसा कोई कंडीशन जब अचीव होगा, देन देयर विल बी मैक्सिमम अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स एक्टिंग। किस पे? इस फ्लोर पे। तो मैक्सिमम अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स अगर एक्ट कर रहा है ऐसे कंडीशन के लिए, तो ये मेरा क्रिटिकल कंडीशन होगा, और इस कंडीशन के लिए मैं फ्लोर को डिजाइन कर दूंगा। तो क्या इससे बाकी जितने भी केसेस होंगे वो सारे मैक्सिमम से कम होंगे? तो सारे अगर मैक्सिमम से कम होगा तो उस केस में हर एक केस में अपलिफ्ट प्रेशर मैक्सिमम से कम होगा, तो क्या मेरा हर एक कंडीशन में मेरा फ्लोर सेफ रहेगा? अगर मैंने वर्स्ट पॉसिबल केस के लिए मैंने डिजाइन कर रखा है किसी चीज को, तो उससे कम या फिर उससे लो प्रोफाइल वाला कोई भी केस आएगा, तो उस केस के लिए मेरा स्ट्रक्चर सेफ होगा कि नहीं? समझ रहे हैं? तो ये स्टेटमेंट याद रखना। चलो इस चीज को समझते हैं। इस पर बेस्ड एक बढ़िया न्यूमेरिकल क्वेश्चन गेट में आया हुआ था, तो उस क्वेश्चन को जरा हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो रीड करिए, इस क्वेश्चन को रीड करिए। वाइल डिजाइनिंग ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, एक आपने क्या बना रहे हो? वाइल डिजाइनिंग ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, द पिजोमेट्रिक हेड, कौन सा हेड? पिजोमेट्रिक हेड at bottom of the floor is computed as 10 meter. The datum is 3 meter below floor bottom. The assumed standing water depth above the floor is 2 meter. The specific gravity of floor material is 2.5. The floor thickness should be, what will be the thickness of floor? क्वेश्चन को पढ़िए एक बार फिर से, मैंने तो रीड किया है, आप एक बार क्वेश्चन को लिखो अच्छे से, उसको पढ़ो। देखो अब मैं अप्रोच करता हूं, क्या कहा गया इसमें ये कहा गया है कि कोई एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आपने बनाया था, तो आपने एक फ्लोर भी बनाया है, ठीक है, आपने एक फ्लोर बनाया है। पहला बात तो ये, लेट सपोज इस फ्लोर का जो थिकनेस है वो हमको मालूम नहीं है, वो फ्लोर का थिकनेस क्या है वो हमको मालूम नहीं है। ये चीज तुमसे क्वेश्चन में पूछा है, ये फ्लोर का थिकनेस कितना होगा? T,
जो कि आपको मालूम नहीं, आपको कैलकुलेट करना है। और इस फ्लोर ऐसे मटेरियल का बनाया गया है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी G 2.5 है। फ्लोर मटेरियल का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.5। अब जो बात किया गया है, ये बात किया गया है, आगे देखिए, फ्लोर के नीचे आपने एक पीजोमीटर को इंस्टॉल किया माय डियर। फ्लोर के नीचे कोई भी पॉइंट एक ले लेते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे व्हाट वी हैव डन, वी हैव इंस्टॉल्ड ए पर्टिकुलर पीजोमीटर। हमने एक पीजोमीटर को इंस्टॉल किया। तो फ्लोर के नीचे जो पीजोमीटर इंस्टॉल किया, इसमें जो आपको हेड इसने शो किया, पीजोमेट्रिक हेड, इट इज योर 10 मीटर। पीजोमेट्रिक हेड जो शो किया, वो शो किया इसने 10 मीटर। मतलब मान लो पीजोमीटर को इंस्टॉल किए फ्लोर के नीचे, तो इसके नीचे जो पानी है, इसके नीचे जो पानी है वो राइज कर गया होगा कुछ एक पर्टिकुलर लेवल तक, यहाँ तक राइज कर गया होगा। अब ये जो पीजोमेट्रिक हेड होता है, पहले इसके बारे में क्लियर करते हैं। व्हाट इज योर पीजोमेट्रिक हेड? पीजोमेट्रिक हेड को मैं ऐसे लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ? अच्छा चलो, पीजोमेट्रिक हेड को पीजोमेट्रिक हेड ही लिखता हूँ, पीजोमेट्रिक हेड। पीजोमीटर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सीपेज वाले चैप्टर सॉइल मैकेनिक्स के अंदर बहुत अच्छे से समझा रखा है। पीजोमेट्रिक हेड रिप्रेजेंट व्हाट? प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं इसमें ये है माय डियर कि ये जो फ्लोर है, ये किसी एक डेटम के रेस्पेक्ट में हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो ये मान लो यहाँ पे कहीं पे इसका डेटम है, रेफरेंस लाइन, एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन। तो ऐसा है ना कि फ्लोर का जो बेड लेवल है, फ्लोर का जो बेड लेवल है वो डेटम से 3 मीटर हाइट पे है ना। और डेटम के रेस्पेक्ट में ये जो पीजोमेट्रिक हेड आपको शो किया है, ये आपको विथ रेस्पेक्ट टू डेटम देखना है। तो विथ रेस्पेक्ट टू डेटम जो पीजोमेट्रिक हेड है, ये सिंपली है 10 मीटर। ये सिंपली कितना है? यही है पीजोमेट्रिक हेड, क्योंकि पीजोमेट्रिक हेड रिप्रेजेंट व्हाट? सम ऑफ प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। तो प्रेशर हेड कितना हुआ होगा? इट विल बी नथिंग बट 7 मीटर। प्रेशर हेड जो होगी ये होगी 7 मीटर। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने जब पीजोमीटर यहाँ पे फ्लोर के बॉटम पे लगाया है, तो 7 मीटर ऊंचा पानी वहां पे भर गया होगा पीजोमीटर के अंदर। इससे ज्यादा और कुछ मतलब होता है पीजोमेट्रिक हेड का? नो। आपको ये मालूम है सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। तो पीजोमेट्रिक हेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसका इक्वेशन अगर आप लिखोगे, कैसे लिखेंगे? प्रेशर हेड इक्वल टू P अपन रो जी, मतलब टोटल प्रेशर इन द फ्लो अपन रो जी, या फिर P बाई गामा डब्ल्यू, P बाई गामा डब्ल्यू, रो जी मतलब गामा डब्ल्यू, प्लस जेड डेटम हेड। समझिए, ठीक है इतना। तो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे बगल में लिखता हूं मैं, तो जेड हमने देखा, जेड इज इक्वल टू 3 मीटर। प्रेशर हेड P बाई गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 7 मीटर। So, what is the total pressure of water pressure which is acting below the floor? P equal to 7 times gamma W। इतना का प्रेशर फ्लोर के बेस पे है ड्यू टू वाटर प्रेजेंट एट देयर। क्योंकि आपने वहां पे पीजोमीटर इंस्टॉल किया, तो 7 मीटर तक पानी ही ऊपर गई ना। क्या ऊपर गया? पानी ऊपर गया 7 मीटर तक। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब फ्लोर के बेस में कितना है वाटर प्रेशर? इट इज योर 7 टाइम्स गामा डब्ल्यू के लिए। यहां से ये क्लियर हुआ। तो ये 7 गामा डब्ल्यू का अपलिफ्ट प्रेशर पूरे फ्लोर पे लग रहा है। ये 7 गामा डब्ल्यू का अपलिफ्ट प्रेशर है ना, यही हो गया अपलिफ्ट प्रेशर। यहाँ पे ये पूरे फ्लोर पे लग रहा है। समझ गए? पूरे फ्लोर पे क्या लग रहा है? अपलिफ्ट प्रेशर, मैग्नीट्यूड ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर। ये प्रेशर है ना, ये क्या है? दिस इज योर प्रेशर, दिस इज योर प्रेशर। अगर आप यूनिट को कन्वर्ट करके भी देखना चाहते हो तो प्रेशर है कि नहीं, तो देखिए गामा डब्ल्यू का यूनिट क्या? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये जो 7 है ये मीटर में है ना, तो ये इसका यूनिट आ जाएगा ओवरऑल किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द अपलिफ्ट प्रेशर विच इज एक्टिंग एट बेस ऑफ द फ्लोर, बॉटम ऑफ द फ्लोर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ये मेरे को बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, ये आपको भी डिस्टर्ब कर रहा होगा, मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, आज इस वाले वीडियो में हो गया, लेकिन मैक्सिमम वीडियो में ऐसा नहीं होता है। मैंने सब सिस्टम अच्छा वाला लगा रखा है, पहले होता था ज़्यादा, पता नहीं, फिर भी कॉन्सेप्ट को सुनते रहिए, समझते रहिए। आई थिंक दिख रहा होगा आपको बहुत अच्छे से, नीट एंड क्लीन वे में, क्योंकि हमने रिजोल्यूशन जो है वीडियो का वो इम्प्रूव करके रखा हुआ है, बड़ा करके रखा हुआ है।
तो ये अपलिफ्ट प्रेशर ऐसे लग रही होगी, पूरे फ्लोर पे यूनिफॉर्मली लग रही होगी। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, देखो ये पीजोमीटर अपलिफ्ट प्रेशर वगैरह का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है द एश्योर्ड स्टैंडिंग वाटर डेप्थ एवर फ्लोर इज 2 मीटर। मतलब कह रहा है कि हमेशा हमेशा इस फ्लोर के ऊपर 2 मीटर वाटर डेप्थ रहेगा ही रहेगा, हमेशा। एश्योर्ड मतलब ये आपको इसका आश्वासन दिया जा रहा है, यू आर कंफर्म्ड, है ना, कि 2 मीटर का वाटर डेप्थ इस पे हमेशा रहेगा रहेगा। 2 मीटर वाटर डेप्थ हमेशा रहेगा ही रहेगा। अब ऐसा कंडीशन दे दिया माय डियर, और आपसे पूछ रहा है कि फ्लोर थिकनेस क्या होगा। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहाँ लगाओगे, कहाँ लगाएंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन। देखो बेसिक फोर्स बैलेंस को करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। नीचे से कोई चीज तुमको ऊपर ठेल रहा है, नीचे से कोई चीज आपको ऊपर ठेल रहा है, तो हम ऊपर ना ठेला जाए इसलिए हमको ऊपर से दम लगाना होगा कि नहीं। जितना नीचे से ठेला, जितना नीचे से कोई पुश करने का कोशिश कर रहा है उतना ही हम ऊपर से दबाव लगा देंगे तो हम पुश होंगे नहीं, तो हम पुश नहीं होंगे। तो यही चीज हमको करना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे से अपलिफ्ट फोर्स, हमको यहाँ पे फोर्स बैलेंस करना है। नीचे से अपलिफ्ट फोर्स, ये जो फ्लोर है, मान लो ये जो फ्लोर है ये कुछ इसका प्लान एरिया ऐसा है इस फ्लोर का, ठीक है, इस फ्लोर का प्लान एरिया ऐसा, ये पर्टिकुलर एक थिकनेस की ऐसा फ्लोर है जिसका एरिया है ए। तो ये जो अपलिफ्ट फोर्स है नीचे से टोटल यू जो लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 7 गामा डब्ल्यू इंटू दिस पर्टिकुलर एरिया, है ना, उतना फोर्स टोटल नीचे से लग रहा है। तो इतना फोर्स नीचे से लग रहा है, तो ऊपर से जो फोर्स लग रहा है और नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो दोनों अगर बराबर हो जाएगा, इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग हम इक्वेट करके फ्लोर थिकनेस निकाल लेंगे। चलो कैसे करेंगे, देखो इक्विलिब्रियम इक्वेशन को अब लिखता हूं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो देखिए ऊपर से देखो, ऊपर से कितना लग रहा है, सबसे पहले वेट ऑफ वाटर लग रहा है ऊपर से नीचे की ओर, वेट ऑफ वाटर जो फ्लोर के ऊपर है, प्लस फ्लोर का वेट ऑफ फ्लोर, वेट ऑफ फ्लोर, ये आपका बेसिक इक्वेशन होगा। ये दोनों मिला के अपलिफ्ट फोर्स को रजिस्ट करेंगे, अपलिफ्ट फोर्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ये दोनों मिला के, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर जो ऊपर है, तो मैंने फ्लोर एरिया तो ए एज्यूम कर लिया, मैंने फ्लोर एरिया ए एज्यूम कर लिया। तो वेट ऑफ वाटर इक्वल टू कितना, कितना वेट ऑफ वाटर, हम वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो देखो यूनिट वेट ऑफ वाटर है गामा डब्ल्यू, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना, हाइट कितना है 2 मीटर हाइट, 2 मीटर हाइट पे टोटल ये है आपका वाटर, इनटू कितने एरिया पे, फ्लोर एरिया ए पे, इतना हो गया। प्लस वेट ऑफ फ्लोर, देखो स्पेसिफिक मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लोर मटेरियल, तो डेंसिटी ऑफ फ्लोर मटेरियल विल बी जी इंटू गामा डब्ल्यू, this will be your what, unit weight of floor material into volume of floor, thickness into cross section area of floor equal to uplift pressure force on the floor। कितना अपलिफ्ट प्रेशर जितना लग रहा है, कितना निकल लग रहा था 7 टाइम्स गामा डब्ल्यू, पूरे फ्लोर पे यूनिफॉर्मली इतना अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा है, पीजोमीटर से हमको पता चला प्रेशर हेड को निकाल के, इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब प्लान एरिया ऑफ द फ्लोर, ये टोटल इतने एरिया पे लग रहा है। तो यहां से देखिए ये ए कट गया, गामा डब्ल्यू कट गया, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या बचा, सिंप्लीफाई करिए, इसको सॉल्व करिए, तो ये 5 बचेगा, तो 2.5 इंटू टी इक्वल टू 7, तो टी इक्वल टू सॉरी 7 माइनस 2, तो 5/2, 5/2.5 इक्वल टू 2 मीटर। अरे ये सच में हमको परेशान कर रहा है। वेल ठीक है, आप लोग अभी समझ में तो आ ही रहा होगा, देख लीजिए, अगले बार से हम इसको और ज़्यादा बेहतरीन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो क्या आंसर क्या आया? इट इज योर 2 मीटर। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ 2 मीटर? व्हाट डू यू मीन बाय दिस 2 मीटर? अब क्या समझते हैं इसको? यहाँ क्वेश्चन को विजुअलाइज करिए एक बार। अगर फिर से विजुअलाइज करवाऊं क्वेश्चन को, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक मिनट में इसको ठीक कर ही लेता हूँ, लेकिन अब करने का क्या फायदा, अब तो क्लास खत्म ही कर दूंगा। तो देखो, अगर हम 2 मीटर का फ्लोर देते हैं और इसके ऊपर 2 मीटर का स्टैंडिंग वाटर है, हमेशा अगर रहता है, तो नीचे से जो अपलिफ्ट प्रेशर लग रही है 7 टाइम्स गामा डब्ल्यू की, इसके कारण जो भी प्रॉब्लम हो सकते थे अब वो नहीं होंगे। यही मतलब है, ठीक है। अब देखिए, अब हम ऐसा करते हैं ना कि हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, उस स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाया था, उसको एक बार रिकॉल करते हैं। देखो, uplift due to water table, uplift due to water table, this force act where the bottom floor is depressed below the drainage bed, especially in siphon aqueduct, full stop. The maximum uplift under the worst condition would occur when, कब होगा? There is no water flowing in the drain and the water table has risen up to drainage bed. देखिए, इसको अब कैसे समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को यूज करके, इस क्वेश्चन के एप्लीकेशन से हम इसको कैसे समझ सकते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है सेम फ्लोर है, मान लो अभी मैं ऐसा करता हूं, सेम फ्लोर है, सेम फ्लोर, अभी मेरे को इसका थिकनेस मालूम नहीं, अब मैं दूसरे कंडीशन में थिकनेस निकालने का कोशिश कर रहा हूं। थिकनेस हमको निकालना है। अब मान लीजिए अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स जो था वो वही 7 गामा डब्ल्यू था, वही 7 गामा डब्ल्यू था, ठीक है। अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स आपका वही 7 गामा डब्ल्यू है। अभी आप क्या करिए, यहाँ पे पानी को कंसिडर ही नहीं करिए। अगर हम पानी को कंसिडर नहीं करेंगे तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, वेट ऑफ फ्लोर मस्ट बी रेजिस्टिंग अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स U। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, G टाइम्स गामा डब्ल्यू इंटू टी इंटू एरिया ऑफ द फ्लोर मस्ट बी इक्वल टू 7 टाइम्स गामा डब्ल्यू इंटू एरिया ऑफ द फ्लोर। तो एरिया इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस केस में देखिए, थिकनेस ऑफ फ्लोर विल बी ग्रेटर देन 2 मीटर की नहीं, मतलब यहां से ऊपर से पहले आपका एक एडिशनल वाटर का वेट था जो सपोर्ट कर रहा था किसको, इस अपलिफ्ट को काउंटरैक्ट करने में। लेकिन आप अभी यहाँ पे वाटर नहीं है, मान लो, एक तो वाटर नहीं है, प्लस जो ग्राउंड वाटर टेबल है ना वो इस फ्लोर के बेड तक पहुंच गई है। तो क्या ऐसे कंडीशंस में मैक्सिमम अपलिफ्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा? अपलिफ्ट फोर्स का जो इफेक्ट है, वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन विल बी दिस कंडीशन व्हेन देयर इज नो वाटर इन ड्रेनेज, नदी में पानी ही नहीं है और ग्राउंड वाटर टेबल आपका फ्लोर के बॉटम तक पहुंच गया। मान लो यहाँ पे, ये तो मैंने नॉर्मल फ्लोर कंसिडर किया, लेकिन यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं डिप्रेस्ड फ्लोर का। तो ऐसा मान लीजिए डिप्रेस्ड फ्लोर है आपका, जस्ट ए मिनट, ये सब इरेज करते हैं। यहाँ पे मैं वो डायग्राम बना देता हूँ। ये रिवर का बेड लेवल, ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल ड्रॉप ऐसा दिया था, फिर ये डिप्रेस्ड फ्लोर, ये ग्लेसियस, फिर ऐसा, ठीक है। तो दिस इज योर बेड लेवल और ये आपका है फ्लोर। तो यहाँ पे जो ये कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स का इफेक्ट सबसे ज्यादा कब होगा, वो तब होगा जब आपका ग्राउंड वाटर टेबल राइज होके यहाँ पे आ गया। दिस इज योर ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है। ये ग्राउंड वाटर टेबल राइज होके यहाँ आ गया और इस ड्रेनेज में पानी का फ्लो नहीं कर रहा है, इस रिवर में पानी का फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब फ्लोर के ऊपर कोई वाटर नहीं है, कोई भी स्टैंडिंग वाटर नहीं है। सो अब ऐसे केसेस में आपका सीपेज प्रेशर, ये अपलिफ्ट प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है वो, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था, वो सेम ही लग रहा है। जो पहले लग रहा था वो अभी भी उतना ही लग रहा होगा क्या? जो पहले लग रहा था 7 गामा डब्ल्यू, अभी भी उतना ही लग रहा होगा। पीजोमीटर लगाओगे अभी भी वही शो करेगा,
समझिए बात को, अभी भी वो उतना ही शो करेगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे ऊपर स्टैंडिंग वाटर नहीं है, इस कारण से हमको फ्लोर थिकनेस ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ रहा है, मतलब हम ज़्यादा सेफ्टी इंश्योर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ अपलिफ्ट प्रेशर का जो सिनेरियो है, कंडीशन है, वो ज़्यादा वर्स्ट हो गया। समझ रहे हैं? सो यही वो स्टेटमेंट कहता है कि व्हाट इज योर वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो फॉर अपलिफ्ट प्रेशर। वो कब होगा? जब इन केस वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ साइफन एक्वेडक्ट के केस में, जो आप फ्लोर बनाए डिप्रेस्ड फ्लोर। तो डिप्रेस्ड फ्लोर के केस में जब आपका ग्राउंड वाटर टेबल राइज कर गया स्ट्रीम बेड लेवल पे, ठीक है, और ड्रेनेज आपका सूखा हुआ है, नदी आपका सूखा हुआ है, हो सकता है समर सीजन में, तो आपको सीजन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो नदी सूखने का जो कंडीशन है, ड्राई होने का, वो समर्स में आपको अधिकतम देखने को मिलेगा, है ना। तो कोई लॉजिकल अगर क्वेश्चन पूछे तो समर सीजन में आपको क्रिटिकल कंडीशंस देखने को मिल सकता है, इसका पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में नदी सूख जाएगा और हो सकता है कि ग्राउंड वाटर टेबल जो नदी के नीचे है वो आ गई है नदी के जस्ट स्ट्रीम बेड पे। क्योंकि आप देखते हैं नदी तो सूखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हम खोलते हैं अगर, है ना, तो हमको पानी निकलता है जो हम पीते हैं, हंडी में भर के, मटका में भर के लेके जाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का जो फ्लोर होगा वो वर्स्ट पॉसिबल अपलिफ्ट प्रेशर को झेल रहा होगा, है ना। अगर आपने सेफली थिकनेस एडिक्वेटली डिजाइन किया है, अगर नहीं किया है तो अपलिफ्ट प्रेशर के कारण आपका फ्लोर छिटक जाएगा, टूट जाएगा, फट जाएगा, क्रैक्स आने लगेंगे, समझे। तो यही वो कंडीशन था। तो ये कितना अच्छी क्वेश्चन थी, ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको समझा दिया। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए अच्छे से। ये कंपैरिजन जो मैंने किया, इस कंपैरिजन को लिख लो। अब हम सेकंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट। तो ये पहला केस था जो कि नॉर्मली होता है। अब दूसरा स्टेटमेंट जो है, ये बेसिकली ये स्टेटमेंट अब हो ना हो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े कैनाल हम यहाँ पे बना रहे हैं, और उसके लिए अगर एक्वेडक्ट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कैनाल मेरा लाइंड कैनाल होगा। लेकिन दिस स्टेटमेंट इज फॉर अनलाइंड कैनाल्स, ये अनलाइंड कैनाल है। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए, अपलिफ्ट ड्यू टू सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कैनाल टू द ड्रेनेज। ये दूसरा कंडीशन ये है। पहला कंडीशन था वाटर टेबल आपका राइज कर गया, इस कंडीशन में अपलिफ्ट का वर्स्ट कंडीशन आपको बताया। दूसरा कंडीशन ये बता रहा है अपलिफ्ट ड्यू टू सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल टू ड्रेनेज। ठीक है, कहां से सीपेज हो रही है? कैनाल से सीपेज हो रही है, कहां पर? नदी में। नदी में सीपेज कहां से हो रहा है, ध्यान से देना, कैनाल से नदी में। अब कैनाल से सीपेज कब होगा? जब वो अनलाइंड होगा। लाइंड होगा तो क्या सीपेज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए तो हम लाइंड कैनाल बनाते हैं। क्लियर है? तो ये अनलाइंड कैनाल के लिए, और अनलाइंड कैनाल के लिए क्या मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं कि मैं मतलब इतना बड़ा एक्वेडक्ट बना दूं? नहीं बनाते। लेकिन मान लीजिए कोई किसी ने मूर्खता किया है तो भी तो हमको बचना पड़ेगा, ठीक है। तो बचेंगे कैसे? वो हम कंडीशन हम अगर पता लगा ले कि कब हो रही है अपलिफ्ट की मैक्सिमम केस, तो उसके अकॉर्डिंग उस केस को आइडेंटिफाई करके जो मेरा फ्लोर होगा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का, उसको मैं डिजाइन कर दूंगा, तो मैं बच जाऊंगा, सेफ्टी कंडीशन में रहूंगा, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या है यहाँ पे देखिए, द मैक्सिमम अपलिफ्ट ड्यू टू दिस सीपेज अकर व्हेन द कैनाल इज रनिंग फुल। कैनाल में पूरा भरपूर पानी है, कैनाल फुल अपने फुल कंडीशन पे है, एंड देयर इज नो वाटर इन द ड्रेन। सेम यहाँ पे भी वही केस है ना, कि अभी इसमें क्या हुआ, कैनाल में पूरा पानी है लेकिन ड्रेन में आपका नेचुरल नदी में आपका पानी नहीं है। तो इस केस में आपका मैक्सिमम सीपेज हो रहा होगा। क्या है, क्यों है, चलिए आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ एक बार। देखो, अच्छा ये चलो ये फ्लोर एज इट इज रहने दो। यहाँ पे देखना, ये इमेजिन करना, विजुअलाइज करना इस स्टेटमेंट को। पहले तो मेरे को ये बताओ, जो सीपेज हेड हम निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं? पहले हमको ये बताइए आप लोग, व्हाट डू यू मीन बाय सीपेज हेड माय डियर्स? देखिए, ये कोई डैम वैम है मान लो, ऐसा वैसा। दिस इज योर डाउन स्ट्रीम वाटर, दिस इज योर अपस्ट्रीम वाटर। ये लेवल है एच, ये लेवल है स्मॉल एच। सो सीपेज हेड क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन एच माइनस एच। दिस इज योर सीपेज हेड, ठीक है। तो अभी मान लो डाउन स्ट्रीम पे कोई पानी नहीं है, तो इस केस में सीपेज हेड बढ़ रहेगी नहीं। सीपेज हेड बढ़ गई तो ज्यादा पानी का सीपेज होगा कि नहीं, अपस्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है?
है ना, हेड बढ़ गई तो सीपेज भी ज़्यादा होगा। तो यही कंडीशन यहाँ पे कंसिडर किया गया है। यहाँ पे 3D फ्लो वाला केस आती है, 3 डायमेंशनल फ्लो सिस्टम है इधर। आप इमेजिन करना, यहाँ पे ये कह रहा है कि कैनाल आपका पूरा भरा हुआ है, कैनाल आपका पूरा भरा हुआ है, तो दिस विल बी योर वाटर लेवल ऑफ कैनाल। और नदी में कोई पानी नहीं है, नदी में कोई पानी नहीं है। मान लो नदी में अभी पानी, जो भी लेवल का पानी था, ये इस लेवल का पानी है, तो इस केस में सीपेज हेड है। मान लो सीपेज हेड कहाँ से कहाँ तक सीपेज, कैनाल से सीपेज हो रहा है इसके फ्लोर के नीचे। किसके फ्लोर के नीचे? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के फ्लोर के नीचे इस तरह से फ्लो हो रही है ना। कहाँ से? ये कैनाल का जो साइड है, अगर ये अनलाइंड होता तो इसमें पानी का ये सब सॉइल सैचुरेट होता, धीरे धीरे ये फ्लो होती। यहाँ पे देखो, ये सब एरिया से फ्लो होती है ना, और वो फ्लो होके पानी कहाँ जाता? फ्लोर के नीचे, है ना। समझ रहे हैं? वो बैंक से, मतलब साइड बैंक आपका सैचुरेट होते हुए, उसमें सीपेज होते हुए फिर फ्लोर के नीचे पानी आती, साइड बैंक सैचुरेट होते हुए फिर फ्लोर के नीचे पानी आती, मतलब वो सीपेज हो रहा है ना, वो ड्यू टू सीपेज हो रहा है। तो समझना इस केस में ये हेड मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम सीपेज हेड आपको यहाँ पे तब मिलेगा जब कैनाल में भरपूर पानी है, क्योंकि यहाँ पे सीपेज कैनाल से हम देख रहे हैं, कैनाल में भरपूर पानी है, ठीक है। और नदी में अगर पानी नहीं है, तो नदी अगर सूखा हुआ है तो आपको नदी अगर सूखा हुआ है, तो मैंने आपको बोला था ये, अगर सूखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नदी एकदम पूरा सूखा हुआ, उसका उसमें पानी नहीं है, उसके बेड के नीचे पानी रहता है, ग्राउंड वाटर टेबल हो सकता है उसके बेड के नीचे ऊपर तक आ गई होगा, है ना, तो वो हो जाएगा मेरा अब लेवल। तो यहाँ पे इस केस में आपको मैक्सिमम सीपेज हेड देखने को मिलेगा जब नदी आपका सूखा हुआ है, तो मैक्सिमम सीपेज हेड देखने को मिलेगा। तो कैनाल से ज़्यादा पानी सीपेज करके फ्लोर के नीचे आएगा, तो ज़्यादा अपलिफ्ट प्रेशर लगा देगा, ज़्यादा अपलिफ्ट प्रेशर लगा देगा। समझिए बात को, अगर पानी कम आती तो अपलिफ्ट प्रेशर भी कम लगता, लेकिन पानी ज़्यादा आ रही है तो अपलिफ्ट प्रेशर ज़्यादा लगा देगा। तो यही वो सेकेंड कंडीशन है, वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन ऑफ सेकेंड कंडीशन, कि कैनाल में आपका फुल पानी है, ठीक है, और नदी में आपका पानी नहीं है। ऐसे कंडीशंस में कैनाल से सीपेज होके फ्लोर के नीचे पानी आ जाएगी, और ज़्यादा पानी आ जाएगी तो ज़्यादा अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स लगा देगा। तो इस कंडीशन के लिए हमको फिर सेफ्टी इंश्योर करनी होगी। समझ रहे बात को? तो ये कंडीशन तभी होगा जब कैनाल है आपका अनलाइंड। जब कैनाल आपका लाइंड है तो ये सीपेज होगा क्या वहाँ से? बिल्कुल नहीं होगा। तो इस केस में हमको सेफ्टी इंश्योर करने की जरूरत नहीं। इसलिए जो पहला वाला स्टेटमेंट था, दैट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। दूसरा वाला भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, नो डाउट, उसमें तो आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, प्लस क्वेश्चंस जैसे गेट में आया, ईएससी में लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस लेक्चर वीडियो हियर ओनली। आई एम ऑल्सो डिस्टर्ब विद दैट पर्टिकुलर स्क्रीन, ठीक है। आगे हम देखेंगे बहुत सारे क्या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को अभी स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो अभी और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनाल रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करेंगे, डिवाइसेस को स्टडी करेंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। फिर सीपेज थ्योरीज को स्टडी करेंगे, डैम कितने तरह के डैम्स होते हैं, स्पिलवे कितने तरह के होते हैं, इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। ये सब जो पार्ट अभी इरिगेशन इंजीनियरिंग में चल रही है, ये सब पार्ट आपको आई थिंक पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि लोग पढ़ाना नहीं चाहते या उनका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। बेसिक से यही बात है, उनका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और लोग बताना नहीं चाहते, पढ़ाना नहीं चाहते। सो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप आइए पढ़िए, फुल अच्छे से पढ़िए। मेरे को भी बहुत कुछ नहीं आती, लेकिन हाँ, पढ़ाने से पहले मैं भी रिसर्च करता हूँ, अच्छे ढंग से समझता हूँ, रिसर्च करता हूँ, टॉपिक्स को एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद ही आप तक कंटेंट को हम डिलीवर करते हैं, ठीक है। हम सब लर्निंग फेज में रहते हैं, ओके। सो यहाँ पे आपको हाँ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें सारा का सारा विद परफेक्टनेस अवेलेबल होगी। यू विल बी बिकम ए परफेक्ट सिविल इंजीनियर, यस और नॉट? सो हैप्पी वैसाखी टू ऑल ऑफ यू। आज वैसाखी का दिन था और अंबेडकर जयंती भी है। सो अपने संविधान को रेस्पेक्ट करते हुए बाबा साहब अंबेडकर का भी रेस्पेक्ट करता हूँ मैं। सो यही बात थी। अच्छा, अब थोड़ा सा डीलिंग वीलिंग का बात हो जाए। माल पानी का ऐसा सिस्टम है कि इरिगेशन इंजीनियरिंग की जो पेपर है, इसकी जो एनरोलमेंट फ़ी है, इट इज़ ₹499, 499 रुपये। आपको कंप्लीट इरिगेशन इंजीनियरिंग सीखना है। मान लीजिए इंडिविजुअल पेपर केवल इसी को आप 499 में आइए, एनरोल करिए, ठीक है। सब्जेक्ट आपको पूरा समझ में आएगा, इमेजिनेशन आपको पूरा होगा। जो सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पे अभी कुछ लोग हमको फ़ोन करते हैं, डाउट तो डाउट होती है,
लेकिन अभी कुछ डाउट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत हाई लेवल पे होते हैं। जैसे कि अभी किसी ने कुछ पूछा, छोड़ो यार, वो अभी देख रहे होंगे तो बुरा लगेगा, ठीक है, छोड़ो, मैं नहीं बताऊंगा। तो पीएचडी लेवल की डाउट्स हैं, पीएचडी भी नहीं है शायद, पता नहीं, अनसेंट कुछ भी। तो अगर आपको वो करना, आप करिए, आप और कहीं से करिए, यहाँ पर मत करिए। यहाँ पर जो सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट होगा उन्हीं सब चीज़ों को हम अटेंटिवली फोकस करते हैं, ठीक है। हाँ, पर इन सब टॉपिक से रिलेटेड डाउट, जो भी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो अगर आपको समझ में नहीं आया, वो आप पूछो ना, मैं रात भर बोलते रहूँगा इन सब टॉपिक्स के ऊपर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर वो समझ में नहीं आया तो जो चीज़ मैंने बताया ही नहीं है, मतलब वो एग्ज़ाम में नहीं है, नहीं चाहिए एग्ज़ाम में, इस पर डाउट पूछोगे, मैं नहीं बताऊँगा। आती भी होगी तो नहीं बताऊँगा, क्यों? क्योंकि मेरा नज़र आपके सामने एज ए स्टूडेंट है। लेकिन अगर आप बोलो कि नो सर, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस, हाँ, ऐसे कंडीशंस में मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा। अभी हमसे फ़ोन करेंगे कि सर मेरे को एसएससी जेईई में एनरोल करना है, और डाउट पूछेंगे पीएचडी वाला, मैं क्या बोलूँगा, मजाक कर रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है, गुड लक।